अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जितनी भी बातें बताई थी वो मैंने बता दूं दोबारा से। पहले तो हमने पोर्शन जर्नल डिस्कस कर लिया था, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद हमने पढ़ा है कि डिफरेंट किस्म के लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में। और उसके बाद मैंने जब बैंक एक सबसे पहले अनबैंक्ड कर्व रोड के बारे में पढ़ाया, फिर कर्व्ड बैंक रोड के बारे में पढ़ाया। पहले अनबैंक कर्व रोड और फिर कर्व्ड बैंक रोड के बारे में पढ़ाया। अच्छा, इसके बाद काइंडली मैं 1 मिनट एडमिट कर लूं, वेट कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब बात कर रहे हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड। अब देखें, अब एक रोड कर्व्ड है, चाहे वो बैंक्ड है या नहीं है, तो उस रोड के ऊपर अगर रोड ना भी बैंक हो तो जो साइक्लिस्ट है या मोटरसाइक्लिस्ट जो है वो क्या करेगा, बाइकर जो है वो क्या करेगा, वो अपने आप को बेंड कर लेगा। ठीक है। अगर रोड कर्व जो है वो रोड बैंक्ड नहीं है, कर्व्ड रोड बैंक्ड नहीं है, तो साइकिलिस्ट और जो बाइकर है वो उसको अपने आप को बेंड कर सकता है। गाड़ी वाले के पास तो ये फैसिलिटी नहीं है, वो पूरी पूरी चलाते हुए पूरी की पूरी गाड़ी को तो नहीं मोड़ सकता, लेकिन साइकिल और जो मोटरसाइकिल है ये तो खुद को अपने आप को टर्न कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। तो इस लिहाज से इनके लिए अगर ये खुद मतलब अगर रोड बैंक नहीं है, अगर ये खुद अपने आप को बैंक कर लें, खुद साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिल अपने आप को कर्व कर लें, तो उसके लिए किस तरह के फार्मूले होंगे वो मैं एक दो डिस्कस करना चाहूंगा। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि साइकिलिस्ट है, उसका वेट mg है, वो एक ऐसे रेडियस r के ऊपर मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है। ठीक है। और साइकिलिस्ट अपने आप को लीन कर लेता है, मतलब कि अपने आप को टर्न करता है एंगल थीटा इनवर्ड। ठीक है। तो उसके वक्त क्या होगा, यहां पर एक तस्वीर मैं उसकी आपको दिखाता हूं, फिर बात आपको क्लियर समझ आएगी। ये समझे कि कर्व्ड या बैंक रोड थी, ये साइकिलिस्ट इसके ऊपर मूव करते हुए उसने क्या किया कि उसने अपने आप को थोड़ा सा टर्न कर लिया। आप देख सकते हैं कि साइकिलिस्ट ने अपने आप को कितने एंगल पे टर्न किया है, थीटा एंगल पे उसने खुद को टर्न कर लिया। ठीक है। तो वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ साइक्लिस्ट, तो देखिए वेट उसका बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है। उसके ऊपर जो वेट की जो रिएक्शन फोर्स है, उसके ऊपर जो वेट की जो उसके पॉइंट जहां पर उसको वो कांटेक्ट है, उसके उस पॉइंट से जो सरफेस की उसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है, अब रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। ये आर वेक्टर है, ये टायर के अंदर से जो पास होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप रिएक्शन फोर्स के देखें तो इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक कंपोनेंट उसका आर कॉस थीटा है, जो आर कॉस थीटा वाला उसका कंपोनेंट है वो वेट के साथ बैलेंस हो रहा है। लेकिन आर साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल खींच रहा है। तो वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द साइकिल एंड साइक्लिस्ट, and the reaction r of the ground on the cyclist, it acts along the line making angle theta with the vertical। तो जो रिएक्शन फोर्स है वो चूंकि इसके वर्टिकल साथ एंगल थीटा बना रही है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। आर कॉस थीटा आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस हो जाएगा वेट के साथ, लेकिन आर साइन थीटा जो है वो उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि आर साइन थीटा को सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल किया हुआ है, और जो आर कॉस थीटा उसको वेट की इक्वल अगर आप करें, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप हल करें तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर जी है। ये बिल्कुल वैसा ही रिलेशन बन गया जैसा बैंक्ड रोड के केस में था। मतलब कि पहले अगर रोड बैंक है और गाड़ी जो है वो बैंक रोड पे मूव कर रही है, तो तब भी यही रिलेशन था tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर और आर जी। और अब अगर रोड फ्लैट है, रोड बैंक नहीं है, लेकिन साइक्लिस्ट ने अपने आप को बैंक अगर अपने आप को टर्न कर लिया है थीटा एंगल के ऊपर, तो तब भी वही रिलेशन बन रहा है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर जी। और यहां पर उसका जो एंगल ऑफ उसको जो अपने टर्न करने का जो एंगल है, या साइक्लिस्ट जितने एंगल पे अपने आप को टर्न बेंड करेगा वो tan इनवर्स v स्क्वायर ओवर आर जी। मतलब अगर उसको v स्पीड से मूव करना है और रेडियस का पाथ जो है, पाथ का जो रेडियस है वो आर है, तो उसको वी स्पीड से मूव करना है, और ऐसे पाथ में मूव करना है जिसका रेडियस आर है, तो उसको अपने आप को जो बेंड करना पड़ेगा वो tan इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी के एंगल जितना बेंड अपने आप को करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जितना ये आर कम होगा, जितना ये आर जो है ये कम होगा, जितना रेडियस कम होगा, डेफिनेटली उतना सर्कल छोटा बनेगा, उतना जो रोड में कर्व, रोड जो सर्कल है वो छोटा होगा, उतना कर्व ज्यादा हो जाएगा, उतनी कर्व की जो शार्पनेस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से उसको फिर मूव करना पड़ेगा। तो यही बात मैं यहाँ पर आपको नीचे लिखी हुई नजर आ रही है कि अगर रेडियस जो है कर्व का वो अगर स्मॉल हो, मतलब कि छोटी सी रोड है, छोटा सा टर्न आ रहा है, लेकिन मोड़ अचानक से मुड़ गया,
मोड़ जो है वो अचानक से मुड़ गया, मतलब रेडियस बहुत ज्यादा छोटा रेडियस के ऊपर वो सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर वो कर्व जो उसके रोड की जो शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा है। एक तो होता है ना बहुत लंबा सा मोड़ काटते हैं, वहां पर इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। एक ये कि बहुत छोटा सा मोड़ आ गया जिसमें रेडियस बहुत कम है उसका, तो वो जो मोड़ है वो बहुत शार्पर मोड़ है। तो उस वाले मोड़ में क्या करना पड़ेगा, उस वाले टर्न में जाके साइकिलिस्ट को अपनी, अगर वो चाहता है कि वो वहां पर मूव करे उसी एंगल के ऊपर, उसी एंगल ऑफ बेंडिंग के ऊपर वो उस रोड में से टर्न ले ले, तो उसको फिर अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट को लार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक मैं जो बातें बता चुका हूं, सबसे पहली बात जो की गई थी ना, वो की गई थी अनबैंक्ड रोड के बारे में। उसके ऊपर गाड़ी हम मूव करवा रहे थे अनबैंक रोड के ऊपर। दूसरी जो बात की गई वो रोड बैंक कर दी गई, ठीक है, और उसके ऊपर गाड़ी को मूव करवाया गया। तीसरी जो बात है कि रोड फ्लैट ही है, लेकिन जो गाड़ी है या साइकिलिस्ट है वो अपने आप को बेंड कर रहा है। अब तीसरे केस में रोड को बेंड नहीं किया, या रोड की बैंकिंग नहीं की गई, अब साइकिलिस्ट ने अपने आप को बेंड कर दिया, तो उसके फार्मूले बिल्कुल बैंकिंग ऑफ रोड जैसे ही हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी आपको कोई मुश्किल ऐसी पेश नहीं आई होगी। अगर किसी के लिए नई चीज हो तो काइंडली इसको रीड करें, बुक से पढ़ें। तो ये भी सर्कुलर मोशन की ही एक डायनामिक्स में एक फैक्टर आता है, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी, कलीम साहब बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर फ्रिक्शन अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो फ्रिक्शन जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके रेडियस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा सर? हाँ, नहीं, रेडियस तो रोड आपने बना दी, वो तो चेंज आपने नहीं करना ना। रेडियस तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, जो भी रोड बनी हुई है उसका। आप चेंज किसको कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो एंगल ऑफ बेंडिंग को। अगर साइकिलिस्ट है तो आपने आपको थोड़ा कम मोड़ ले या ज्यादा मोड़ ले, इस तरह कर सकते हो, या आप उसकी साइकिल की स्पीड को चेंज कर सकते हो। ये फैक्टर आपके लिए चेंजेबल है। अच्छा, अगर फ्रिक्शन का फैक्ट भी कंक्लूड है, तो जो इससे पहले मैंने एक फैक्टर पढ़ाया था पिछले वाले बात में, जहां पर मैंने बैंक रोड पढ़ा रहा था, और मैंने उसमें एक फ्रिक्शन के बगैर और फ्रिक्शन के साथ दो फार्मूले पढ़ाए थे। तो जो फ्रिक्शन के साथ वाला फार्मूला है वो आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे वहां पर जो फ्रिक्शन के बगैर वाला फार्मूला था वो यहां अप्लाई हो रहा है, बैंकिंग के लिए भी और स्पीड के लिए भी वही रिलेशन बन सकता है, ठीक है। और इसी तरह फ्रिक्शन के साथ वाला जो वहां पर फार्मूला है इंक्लूड फ्रिक्शन वाला, वो यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। मैं इसको फिर आगे कंटिन्यू करता हूं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, अगर आपने ना अक्सर इस तरह के ब्रिज देखे होंगे, एक ब्रिज होता है कनकेव ब्रिज। कनकेव ब्रिज उसको कहते हैं जो अंदर को थोड़ा धंसा होता है गाड़ी को, मतलब उसमें इस तरह से मूव करना पड़ता है। और एक ब्रिज होता है उसे कहते हैं कन्वेक्स ब्रिज। तो कन्वेक्स ब्रिज इस तरह का होता है जिसमें गाड़ी जो ब्रिज है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है। कनकेव अंदर को धंसा हुआ ब्रिज होता है, और जो कन्वेक्स ब्रिज है वो बाहर को उभरा होता है। तो ये कनकेव और कन्वेक्स ब्रिजेस में जो रिएक्शन फोर्स के फार्मूले होंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर ये सबसे पहले कनकेव ब्रिज की बात की जाए, तो कनकेव ब्रिज में, ठीक है, कनकेव ब्रिज में क्या हो रहा है, कनकेव ब्रिज में जो रिएक्शन फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और रिएक्शन फोर्स के साथ जो, और साथ में वो वेट के जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है इसको भी बैलेंस कर रही है। अगर कनकेव ब्रिज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि वहां पर रिएक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रही है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इसके अलावा वेट का जो कंपोनेंट कॉस थीटा वाला है उसको बैलेंस भी कर रही है। तो इसलिए जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो आर माइनस एम जी कॉस थीटा होगी। आप इस तस्वीर में गौर से देख सकते हैं कि आर अपवर्ड है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस वाले पाथ पे मूव करते हुए, और जो वेट का कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा उसको बैलेंस भी कर रहा है साथ में। जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो आर माइनस एम जी कॉस थीटा होगी, और इस तरह नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का फार्मूला आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर बिल्कुल ये जब बॉडी सेंटर में पहुंच जाएगी यहां पर, तो उस वक्त उसका फार्मूला जो होगा वो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा, क्योंकि उस केस में थीटा 0 हो जाएगा। अच्छा, जब ये कन्वेक्स ब्रिज की बात करें, जो ब्रिज बाहर को उभरा हुआ है, तो इस वाले ब्रिज में आप देखें कि एम जी कॉस थीटा सेंटीमीटर फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही थी और एमजी कॉस थीटा को बैलेंस कर रही थी। कन्वेक्स ब्रिज में जो एमजी कॉस थीटा है वो सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है और साथ में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो इसलिए जो सेंटीमीटर फोर्स होगी वो एमजी कॉस थीटा माइनस आर इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स आएगी, ठीक है। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का फार्मूला होगा वो एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर होगा, और कनकेव ब्रिज के केस में ये एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर होगा। तो इसमें जी अजीम साहब पूछे, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, इसमें जो एम जी साइन ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्यों नहीं डिस्कस किया गया?
उसका क्या होता नहीं, है? एमजी जो साइन थीटा है वो तो फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा, या वो रोड के अलोंग है, ठीक है, वो तो अलोंग द सरफेस ऑफ रोड है, वो उसकी फ्रिक्शन को या उसकी मोशन को बैलेंस कर रहा है, सही है। यहाँ पर तो जो इसका हम कोई जो देख, रोल, जी जी, इसे डिस्कस क्यों नहीं किया गया इसमें? नहीं हमने यहाँ पर इसका कोई फ्रिक्शन का फैक्टर्स डिस्कस नहीं किया या इसकी मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिखी, हमने जस्ट उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट हो रही है उसको डिस्कस किया। तो जो एमजी साइन थीटा वाला फैक्टर होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अलोंग द सरफेस होगा। अगर आप एमजी साइन थीटा वाला फैक्टर देखते हैं तो वो अलोंग द सरफेस होगा, जो कि उसकी मोशन के लिए, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन में तो वो फैक्टर यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स में उसका कोई फैक्टर यूज नहीं हो सकता। तो मैं उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिलेशन बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर उस mg साइन थीटा वाले फैक्टर को मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। हाँ, अगर आप इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें, इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन लिखना चाहें और इस तरह की चीजें लिखना चाहें, फिर आपको वो चीज जो है वो आपको फैक्टर जो है वो आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है, इसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो एक तो होती है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्ट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, वो सिर्फ रस्सी की टेंशन का ही इफेक्ट होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे। लेकिन अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपके पास ग्रेविटी और रस्सी की टेंशन, ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर इफेक्ट करेंगी। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, तो फिर ये होगा। तो एक भाई साहब कह रहे हैं कि बस कर दें, मोबाइल की बैटरी कम है। बस मैं समझ सकता हूं, लेकिन लेक्चर थोड़ा लेंथी था आज का। सर्कुलर मोशन की काफी सारी बातें हैं, बस ये आखिरी एक टॉपिक है इसका, तो इसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैं ये बता रहा था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरह से है कि आपको आपके ग्रेविटी भी और टेंशन भी, ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स में काउंट कर रहे होते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, याद क्या रखना है, इसमें तीन बातें करनी है। एक तो आपको बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और मिडिल के पॉइंट पे वेलोसिटी, मेरी बात गौर से सुनिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और मिडिल में वेलोसिटी, ठीक है। फिर इस तरह हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी में टेंशन, लोवेस्ट पॉइंट पे रस्सी में टेंशन और मिडिल वाले पॉइंट पे रस्सी में टेंशन, ठीक है। 6 चीजें हो गई। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलेरेशन, लोवेस्ट पॉइंट पे एक्सेलेरेशन और मिडिल वाले पॉइंट पे एक्सेलेरेशन, 9 हो गई। और इसी तरह फिर हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी, लोवेस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी और मिडिल वाले पॉइंट पे टोटल एनर्जी। तो ये तीन और जब ऐड हो जाएंगी तो ये 12 फैक्टर बनेंगे, 12 फार्मूले बनेंगे। और ये फार्मूले किस तरह बनते हैं, ये सारे के सारे इधर हैं, ठीक है। इसमें एक पेज नेक्स्ट भी यहाँ पर शो होगा, तो ये नेक्स्ट वाला पेज भी आप, और ये 3 पेज इसके बनेंगे जिसमें मैंने एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, सारे फैक्टर जो हैं ये आपको शो हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अभी लेक्चर एंड कर देता हूँ। जैसे एक भाई ने मुझे कहा, पहले मैं चलो काम कर रहा था, लेकिन अब मैं खुद भी थक गया उनकी बात सुन के। तो ये आपको जब मैं पीडीएफ फाइल दूंगा तो आपने इससे पढ़ लेने हैं, क्या क्या फार्मूले आपने पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आपने जो देखनी है। आपने 3 पॉइंट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में वैसे मैंने बता दिया कि इसमें ग्रेविटी और रस्सी की टेंशन, ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसमें टोटल जो आपको चीजें देखनी है, एक तो आपको तीनों पॉइंट्स पे, यानी कि हाईएस्ट पे, मिडिल पे और लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे आपको टेंशन, इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे आपको एक्सेलेरेशन और इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे आपको टोटल एनर्जी, ये सारे फार्मूले आपने देखने हैं। और इसको फिजिकली, इस वाले जो मैंने सारा डाटा लिखा हुआ है, इसमें उम्मीद है कि आपको ऐसी कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, तो आप इसको काइंडली देख लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, एक साहब कह रहे हैं कि पीडीएफ जल्दी दे दें, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मैं जल्दी इसको वाइंड अप करके आपको पीडीएफ फाइल इसकी बना देता हूं। तो मैंने बात समझा दी है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको कौन कौन से 12 फार्मूले जो है इनको डिस्कस कर देख लेना आपने, कि तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, तीनों पॉइंट्स पे टेंशन और तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये वैसे सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई भी मिलेंगी, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और थैंक्स फॉर योर अटेंशन, अल्लाह हाफिज। तो ये लेक्चर काफी लेंथी था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसके फीचर्स को समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी सारी नई बातें इसमें सीखने को जरूर मिलेंगी, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे दोबारा कर दूं कि काइंडली, आप सब समझते हैं कि ये काम करना बहुत मेहनत वाला काम है, तो काइंडली मटेरियल लीक नहीं करना, एक तो, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो ईमानदारी को पसंद करता है, ईमानदारी ही आपको आगे आपको कामयाब करवाएगी। एक तो मटेरियल आपने बिल्कुल भी लीक नहीं करना। दूसरा ये कि इस मटेरियल के साथ आपने मेहनत करने की कोशिश करनी है, इसके ऊपर काम
काम करें, इस पे टाइम लगाएं, तो इंशाल्लाह ये अच्छा तैयार हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि आप अपने जानने वालों को मोटिवेट जरूर करें जो अच्छे स्टूडेंट थे या अच्छे पढ़ने वाले थे, ताकि हमारा डिस्कशन का जो ग्रुप है वो ज्यादा स्ट्रांग हो और हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकें। ठीक है, तो इसको आप मोटिवेट करें काइंडली, अपने जानने वाले लोग जितने भी आपके हों उनको जरूर मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक साहब हैंड रेज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो प्लीज पूछ लें, मैं रिप्लाई देता हूं उनको। जो भाई हैंड रेज कर रहे थे वो काइंडली पूछें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तो एक भाई कह रहे हैं थोड़ा टफ है। हाँ ये टफ है कि असल में बात ये कि जो भी हमारे लिए नई चीज आएगी ना वो हमें टफ ही लगती है। हमें आसान वही चीज लगती है जिसको हमने पहले से बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, जिसको हमने पहले से पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। अगर वही चीज हमें को बताया, हम कहते हैं ठीक है बहुत आसान है। अगर कोई नया चीज सीखने को मिल जाए थोड़ी टफ हो जाती है। तो ये उम्मीद है कि अच्छी चीजें हैं, ये हम बीएससी लेवल पे पढ़ाते हैं सारी की सारी चीजें, तो इसको आप देखें इंशाल्लाह ये काम आएंगी आपके। तो ठीक है, मैं मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। जो 3 आपसे रिक्वेस्ट की थी उनको माइंड में रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।